नमस्कार, साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम ये 11th क्लास की साइकोलॉजी कवर करने जा रहे हैं, तो आज हमारा जो चैप्टर 2 रहेगा, अध्याय 2 रहेगा, इसे कवर करने जाएंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। तो इससे पहले हम अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है। तो जो ये अब हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये अध्ययन करते कैसे हैं, वे कैसे निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई व्यक्ति तनाव में क्यों है, या बच्चे सीखते कैसे हैं, नई चीज़ें कैसे सीखते हैं बच्चे, इसके लिए वे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम उन्हीं विधियों, उनके चरणों और उनके नैतिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा फर्स्ट ये है मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जांच के मुख्य रूप से 5 लक्ष्य है। इसमें सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य रहेगा ये है वर्णन, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जांच का पहला चरण, ठीक है, जो जांच का पहला चरण किसी व्यवहार या घटना का सटीक वर्णन करना होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई जो व्यवहार होता है, ठीक है, व्यवहार क्या है। तो उदाहरण के लिए यदि हम, ठीक है, अध्ययन की आदतों का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने की जो हमारी आदत है, ठीक है, अगर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो हम यह दर्ज करेंगे कि छात्र कितने घंटे पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में डालेगी क्या व्यवहार है, पढ़ने का व्यवहार है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिएगा, कहाँ क्या कैसे करके। फिर दूसरा हमारा जो रहेगा वो प्रिडिक्शन रहेगा। दूसरे चरण में क्या करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे हम। पूर्वानुमान क्या होता है, जब हम व्यवहार का सटीक वर्णन कर लेते हैं, वर्णन करेंगे पहले, तो उसके बाद तो हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि विशेष परिस्थितियों में वो व्यवहार भविष्य में कब घटेगा। ठीक है, यदि हमें पता है कि कोई छात्र जैसे 6 घंटे पढ़ता है, तो हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि वो परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा। ठीक है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहेगा। अगर कम पढ़ता है, कोई 1 घंटे पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगर तो मार्क्स नहीं आएंगे या फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। किस हिसाब से, पहले एक डिसीजन वर्णन करेंगे, फिर उसका प्रिडिक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है हमारा, व्याख्या। तो इसमें हम देखते हैं जो इसका उद्देश्य है व्यवहार के पीछे के कारणों या क्यों को जानना है कि कारण क्या है। ठीक है, यह कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे करता है हम बताते हैं यहाँ एग्जाम्पल। जैसे जो परीक्षा में कम अंक आने का कारण क्या है, अगर, ठीक है, तो अगर कोई कम अंक आते किसी के, उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है उसने कम पढ़ाई की थी, या फिर उसे परीक्षा से डर, अगर पढ़ाई अच्छी की है फिर भी नंबर कम आ रहा है, तो यहाँ भी कारण हम बताएंगे क्या कारण है। हो सकता है परीक्षा से किसी को डर लगता हो, या भूल जाते हैं, ऐसे कुछ इशू रहते हैं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से हम ये एक एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे हमने जो सबसे पहले थ्योरी दी थी उसका। फिर हमारा फोर्थ रहेगा कंट्रोल, नियंत्रण। यदि हम व्यवहार के कारणों को जान लेते हैं, तो हम उस व्यवहार को होने से रोक सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था पहले कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी जो उसकी आउटपुट है, ठीक है, एग्ज़ाम में उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम जानेंगे उसके पीछे क्या, हमने जैसे कहा था कि क्या इशू है, क्यों, कारण जानेंगे हम, कॉज जानेंगे, एक्सप्लेनेशन, जो कारण जो हम जान लेंगे, फिर उस पर हम कंट्रोल करेंगे कि जैसे उसको डर लग रहा है, एनजाइटी है, तो उसको हम कम करेंगे, एनजाइटी को, उस पर काम करेंगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं काम। ठीक है, तो उसके बाद हम जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन है, इसमें जो शोध से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग लोगों के जीवन में जो पॉजिटिव सुधार लाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने रिसर्च तो कर दिया है कि इस तरह से ये इशू है, क्यों इशू है, किस लिए इशू है, इशू को कैसे हम, ठीक है, ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अब जो लास्ट में रहेगा हमारा वो अनुप्रयोग रहेगा, एप्लीकेशन। फिर हम उसको जिस पे इशू आ रहा है, जैसे स्टूडेंट है, फिर उस पर हम उसको अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो हमारी इस तरह से यहाँ पे हमने देखे ये साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के जांच के 5 लक्ष्य रहते हैं। इस तरह से ये 5 लक्ष्य हमने ठीक है देखे। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ये वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने चरण है इसके। मनोवैज्ञानिक जांच एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जैसे कि हमने जो पहले भी पढ़ा है, जो वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड्स है पर आधारित होती है। इसके निम्नलिखित 4 मुख्य चरण होते हैं। क्या क्या चरण होते हैं यहाँ देखेंगे। समस्या का चरण, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह, निष्कर्ष व ठीक है सिद्धांत का पुनर्निरीक्षण। तो समस्या का चयन करते हैं सबसे पहले, क्या समस्या है, ठीक है, तो उसको देखेंगे सबसे पहले। फिर जो दूसरा हमारा रहेगा डेटा प्रदत्त संग्रह, डेटा कलेक्शन रहेगा। सबसे पहले हम समस्या का चयन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। तो क्या है समस्या का चयन। अनुसंधान तब शुरू होता है जब शोधकर्ता के मन में किसी विषय को लेकर जिज्ञासा या समस्या आती है। जब हम किसी ठीक है जो कोई भी सब्जेक्ट रहता है, कोई भी चीज़ रहती है, उसके लिए अगर हमारे अंदर कोई क्रियोसिटी रहती है जानने की, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे को, तो तभी हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तभी जानते हैं। इसके बाद वह एक परिकल्पना जो हाइपोथेसिस विकसित करता है, ठीक है। तो परिकल्पना एक संभावित जो अंतिम उत्तर होती है, कैसी होती है, टेंटेटिव आंसर हम यहाँ आगे देखें, जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। जैसे हम अनुमान लगाते कि हो सकता है ये चीज़ हम ये प्रॉब्लम क्यों आई है, हो सकता है ठीक है इस वजह से आई हो, कोई हम देखेंगे उसके पीछे हम अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान कई बार हमारा सही भी लगता है, कई बार नहीं सही लगता है। और वो अनुमान सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जाँच करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो दिखावटी वीडियो गेम, जैसे कि बच्चे रहते हैं, कई बार जो वीडियो गेम होता है, ठीक है, उनको देखने से कई बार उनमें जो आक्रामकता बढ़ती है उनकी, ठीक है, हिंसक कोई हिंसक तरह का जो वीडियो गेम देख लिया है, ठीक है, वायलेंट सा वीडियो गेम देख लिया है, तो इस वजह से लगता है कि बच्चे का जो बिहेवियर उस तरह से हो रहा है, ठीक है, क्यों वो वायलेंट हो रहा है बच्चा, तो उसका बिहेव शायद वीडियो गेम की वजह से हो रहा है, इससे कुछ सीख रहा हो, ये इसका असर पड़ रहा हो। तो ये हम एक परिकल्पना है, इसको हमें पहले ठीक है प्रमाणित करना होगा। ये तो नहीं है कि हाँ हो सकता है, ये हो सकता है कोई और इशू हो, ठीक है, यही भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, इसके लिए हमें प्रमाणित करना रहेगा। तो जो हमारा सेकंड रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड चरण हमारा रहेगा डेटा या प्रदत्त, डेटा को हिंदी में प्रदत्त कहते हैं, डेटा संग्रह है, ठीक है, डेटा कलेक्शन। इस चरण में शोधकर्ता अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक खाका जो रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं हम एक, ठीक है, तो एक रिसर्च डिज़ाइन है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें तय किया जाता है कि कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं इसमें, किस तरह का हमारा जो डिज़ाइन रहेगा। तो इसमें रहेगा अध्ययन में कौन भाग लेगा, जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होगा, प्रतिभागी होगा, वो कौन होगा ये देखेंगे, ठीक है। डेटा एकत्र करने के लिए किसी विधि का उपयोग किया जाएगा, जैसे प्रयोग, प्रेक्षण या सर्वेक्षण। इस तरह की ये विधियाँ है, आप आगे पढ़ेगी क्या प्रयोग होता है, ठीक है, प्रैक्टिस क्या होती है, प्रेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की विधियाँ होती है, ये साइकोलॉजिकल जो विधियाँ होती है इसको यूज़ करते हैं डेटा एकत्रित करने के लिए, या किसी पे प्रयोग किया जाएगा, किसी पे प्रेक्षण किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये उन सब से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा संग्रह के टूल्स क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या इसको संग्रह करने के लिए जब डेटा कलेक्ट करें उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, ये सब कुछ हम यहाँ पे ठीक है देखेंगे इसमें। तो ये हम डेटा संग्रह हमारा सेकंड चरण रहेगा। तो जो हमारा थर्ड रहेगा वो निष्कर्ष निकालना, ठीक है, ड्राइंग जो कंक्लूज़न है, तो वो किस तरह से कंक्लूज़न निकालना है हम देखेंगे। डेटा इकट्ठा करने के बाद शोधकर्ता सांख्यिकीय विधियों, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करता है। इससे यह पता चलता है कि जो परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी, वह सही साबित होती है या नहीं, या गलत साबित होती है। तो देखिए जब भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं किसी का, तो उसमें एक जैसे हम जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है, मीन मीडियम मोड जो रहता है, उसमें हम देखते हैं कि ठीक है जो हमने अनुमान लगाया था वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना प्रतिशत सही है, अगर गलत है तो कितना गलत है, किस वजह से गलत है, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है।
तो इस अनुसार हमारा जो रिज़ल्ट है वो रहेगा कि कितने % हमारा रिज़ल्ट सही है, कितना गलत है। तो अगला जो हम देखेंगे यहाँ पे चौथा जो हमारा चरण है वो शोध निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण। तो पुनर्निरीक्षण यहाँ देखिए रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। यदि शोधकर्ता की परिकल्पना सही साबित होती है तो वह मौजूदा सिद्धांत की पुष्टि करती है। ठीक है, जो हमारा हमने अनुमान लगाया था, अगर हमें ठीक है मान लो वो सही हो गया है, ठीक है, तो जो हमारा मौजूदा सिद्धांत है, थ्योरी है, तो उसको सही मानता है कि हाँ ये थ्योरी जो हमने यहाँ यूज़ की वो बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल सही है। तो यदि वह गलत साबित होती है तो शोधकर्ता अपनी थ्योरी में बदलाव करता है। ठीक है, या फिर नई परिकल्पना जो नई धारणा बनाएगा, एक नया अनुमान लगाएगा, नए सिरे से फिर रिसर्च करेगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो अगला यहाँ पे टॉपिक रहेगा ये मनोवैज्ञानिक डेटा का स्वरूप, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। तो किस तरह का डेटा रहेगा, उसका स्वरूप क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किया जाने वाला डेटा भौतिक विज्ञान के डेटा से अलग होता है क्योंकि यह सीधे तौर पर इंसान के व्यवहार और उसकी आंतरिक स्थिति से जुड़ा होता है। ठीक है, डेटा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है अब देखिए। ठीक है, जनसांख्यिकीय डेटा रहेगा सबसे पहले। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसमें क्या चीज़ें आएगी, इसमें प्रतिभागी की व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है। डेमोग्राफी भी जब भी होता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, तो किसी की उसमें जो पर्सनल जानकारी रहती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रहती है। ठीक है, उसमें नाम रहता है, उम्र रहती है, ठीक है, लिंग रहता है, क्या नाम है, कितनी एज है, कौन सा उनका सेक्स है, और कौन सा जो वैवाहिक जो मैरिटल स्टेटस क्या है, या शिक्षा एजुकेशन भी रहती है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, आय कितनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डेमोग्राफी में देखेंगे। तो हमारा जो सेकंड चीज़ रहता है, ठीक है, डेटा का जो सेकंड प्रकार वो रहेगा हमारा भौतिक परिवेश का डेटा, जैसे फिजिकल कंटेक्स्ट। तो फिजिकल कंटेक्स्ट में हम मेनली देखेंगे इसमें रहने की जगह का माहौल, कहाँ पे रहता है इंसान, ठीक है, घर का कितना आकार है, कैसा उनका घर है, स्कूल या कार्यस्थल की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र आदि की जानकारी होती है। ठीक है, फिर हमारा शारीरिक डेटा रहता है। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल डेटा रहेगा इसमें शरीर और मस्तिष्क से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल होती है, जैसे हृदय की हार्ट रेट रहता है। ठीक है, रक्तचाप रहेगा, उस पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना क्या है, कैसे है। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो तरंगें रहेंगी, ठीक है, ईईजी, इसके बारे में हम काउंट करेंगे। आँखों की पुतलियों का फैलना आदि बहुत सा डेटा रहेगा। फिजिकल जो शारीरिक डेटा है आपका, जिस तरह से आपका थ्योरी रहेंगी उस अनुसार से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ये तो नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक डेटा, साइकोलॉजिकल डेटा। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमताएं और व्यवहार शामिल है, जैसे आईक्यू लेवल चेक करते हैं हम, बुद्धि का स्तर कितना है। ठीक है, व्यक्तित्व के गुण, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, और स्मृति क्षमता रहती है। स्मृति क्षमता हमारा जो रहता है मेमोरी, एक देखिए ठीक है, तो स्मृति क्षमता हमारी मेमोरी चेक की जाती है। और जो भ्रम है, ठीक है, इल्यूजन, मूल्य और ठीक है, भ्रम, मूल्य और रुचियाँ आदि। ठीक है, जो हमारी रुचियाँ है, कहाँ हमारे इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसमें चेक करते हैं मनोवैज्ञानिक डेटा में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक की प्रमुख अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, क्या इसकी अनुसंधान विधियाँ है हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे कि हमारी बुक है एनसीईआरटी के अनुसार जो मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो इसको करने के लिए मुख्य रूप से कुछ एक निम्नलिखित विधियाँ यहाँ है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि परीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड रहता है सबसे पहले। यह व्यवहार के अध्ययन की एक बहुत ही स्वाभाविक विधि है। ठीक है, इसमें शोधकर्ता बिना किसी हस्तक्षेप के व्यवहार को ध्यान से देखता है और उसे रिकॉर्ड करता है। इसके 3 मुख्य चरण हैं, जैसे चयन, किस व्यवहार को देखना है, ठीक है, उसके बाद अभिलेखन, रिकॉर्डिंग होता है, उसे नोट कैसे करना है, नोट करना है, और डेटा का विश्लेषण। ठीक है, तो ये 3 इसके मुख्य चरण रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है कि यह व्यवहार के अध्ययन की एक बहुत ही स्वाभाविक विधि है।
पहले ऑब्जर्व करना है हमने किसी के व्यवहार को, और उसमें हमने हस्तक्षेप नहीं, उसमें हमने ठीक है इंटरफेयर नहीं करना है उसके व्यवहार में कि तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है ऐसे। सिर्फ हमने उसको देखना है क्यों, किस स्थिति में क्या व्यवहार कर रहा है, ठीक है, किस तरह का व्यवहार है, उसे रिकॉर्ड करना है। तो उसको फिर लिखना है, ठीक है, व्यवहार देखना है, लिखना है, फिर उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद हमने देखा है प्रेक्षण के प्रकार, ठीक है, इसके क्या प्रकार है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है प्रेक्षण है। ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स है यहाँ हम देखेंगे। सहभागी प्रेक्षण जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें शोधकर्ता जो रिसर्चर होता है खुद उस समूह या समाज का एक हिस्सा सदस्य बन जाता है, ठीक है, जिसका वो अध्ययन कर रहा होता है, जिसका वो रिसर्च कर रहा होता है, उसमें खुद भी वो एक पार्टिसिपेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी जनजाति के त्यौहार को समझने के लिए उनके बीच जाकर रहना, उस त्यौहार को मनाना, ठीक है, तो उस तरह से इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, खुद भी उसमें वो पार्टिसिपेंट बनता है। दूसरा रहेगा असहभागी प्रेक्षण, जिसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा। इसमें जो रिसर्चर्स रहते हैं वो दूर रहकर बिना समूह का हिस्सा बने, ठीक है, या वीडियो कैमरे के ज़रिए व्यवहार को देखते हैं। इसमें वो ये महसूस नहीं होने देते कि हम किसी व्यवहार को नोट कर रहे हैं या फिर, ठीक है, या इसमें हम एक्चुअली व्यवहार को दूर से ही कैप्चर करेंगे, ठीक है, और नोट करेंगे। तो इसके गुण और दोष क्या रहते हैं हम देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके क्या साइड्स रहती है हम देखते हैं यहाँ पे। यह व्यवहार का उसके प्राकृतिक रूप में अध्ययन करती है। क्या जो ये हम बताते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम प्राकृतिक रूप में उसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो व्यवहार ऐसे नहीं है कि अगर हम किसी देखिए इसमें जैसे कि दोष बता देते हैं, इसमें जैसे शोध करता है वो अपना पूर्वाग्रह, ठीक है, ऑब्जर्व बायस होता है उसका शामिल हो सकता है, और व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि उसे देखा जा रहा है तो उसका व्यवहार ठीक है, बदल सकता है। तो ये हमारा इसमें एक नेगेटिव पहलू रहता है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि जो व्यवहार है हम तभी पता चलेगा हमें किसी व्यवहार का कि जब उसको उसके नेचुरल रूप में, ठीक है, स्टडी करेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। नेगेटिव चीज़ की ये है, हो सकता है कि या तो जो रिसर्चर है किसी चीज़ को लेकर उसका पहले से ही कोई माइंडसेट हो, ठीक है, कोई बायसेस हो, तो उस अनुसार वो देखेगा कि ये व्यवहार क्या है, उस अनुसार ही वो अपनी रिसर्च करेगा, ठीक है, तो भी एक गलत रिजल्ट निकलता है ना। और हो सकता है कि व्यक्ति को मालूम चले कि मेरे इस व्यवहार के बारे में, ठीक है, रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो खुद को अच्छा दिखाएगा। अगर उसका कोई बुरा व्यवहार है, हम उसके बारे में दिख रहे हैं, किसी के गुस्से के बारे में, हो सकता है वो खुद को, ठीक है, बचा रहा हो उसमें, तो इससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो गलत निकलेगा। तो इस तरह से इसका एक ये नेगेटिव इफेक्ट मिलने को देखता है। तो हमारा जो अगला है ये है प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या रहता है, यह विधि मनोवैज्ञानिक रूप को एक यह विधि मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान का दर्जा देती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्थापना करना है। इस विधि में जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के एक नियंत्रित माहौल में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, इस विधि में चर जो वेरिएबल्स है की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। चर क्या है हम देखेंगे यहाँ। चर वह कोई भी चीज़ या विशेषता है जो बदल सकती है, ठीक है। वेरिएबल्स कौन सी चीज़ है, कोई भी एक चीज़, ठीक है, या विशेषता, किसी भी इंसान की कोई एक विशेषता जो बदल सकती है या बैरी कर सकती है, उसको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र चर, जो स्वतंत्र चर यहाँ रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह वह चर है जिसमें शोधकर्ता जो रिसर्चर है खुद बदलाव या हेर फेर करता है, ठीक है। जो बिहेवियर है उसमें खुद से जो उसका आउटपुट है उसमें बदलाव या हेर फेर कर सकता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। इसका प्रभाव दूसरे चर पर देखा जा सकता है। तो जिसका प्रभाव है वो दूसरे चर पर जरूर ऑब्वियस सी बातें पड़ेगा। तो जो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें क्या रहेगा, स्वतंत्र चर में बदलाव करने के कारण, जैसे ऊपर हमने देखा स्वतंत्र चर में बदलाव करने के कारण प्रतिभागी के व्यवहार में जो बदलाव आता है उसे आश्रित चर कहते हैं, क्योंकि वो फिर
उस प्रतिभागी पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे हो गया, जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, उस पे डिपेंड हो गया है ये। ठीक है, तो ये प्रतिभागी के व्यवहार पे ही डिपेंड नहीं होता, बल्कि वो जो रिसर्चर है, ठीक है, उसका जो शोध करता है उसने क्या हेर फेर किया है उस पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो उसे आश्रित चर कहते हैं, यह शोध का परिणाम होता है। ठीक है, इसके बाद उसका जो शोध का है परिणाम होता है। और बाह्य चर क्या होता है, वे बाहरी कारक जो शोध का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे जो आश्रित चर है उस आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग को सफल बनाने के लिए इन्हें नियंत्रित कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी कुछ भी लिख ले तो ठीक है, चर बहुत बदलाव कर ले तो रिज़ल्ट कुछ और ही आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रयोगात जो यहाँ पे हम सेकंड चीज़ देखेंगे ये है प्रायोगिक समूह बनाम निरंतर समूह। अब ये क्या है, दोनों प्रायोगिक समूह रहता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहता है, वह समूह जिसके सदस्यों को स्वतंत्र चर, ट्रीटमेंट या नया वातावरण दिया जाता है। एक ऐसा समूह जिसके जो सदस्य रहेंगे, पार्टिसिपेंट रहेंगे, उनको स्वतंत्र चर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट या नया वातावरण जो है वो दिया जाता है। और जो नियंत्रित समूह रहता है, कंट्रोल समूह, वह समूह जिसे सामान्य स्थिति में रखा जाता है ताकि इसके परिणाम की तुलना जो प्रायोगिक समूह है से की जा सके, नहीं तो दोनों एक जैसा होगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट में रहेगा कि तुम अपने, मान लो हम किसी इंसान पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उन्हें खुली छूट दी जाएगी कि तुमने जो करना है, तुम स्वतंत्र है, जैसे रहना है वैसे, फिर उस तरह से हम उसको, ठीक है, लेकिन हम उसके एक व्यवहार को ही नोट करेंगे। लेकिन दूसरा रहेगा नियंत्रित समूह, वहाँ पे हम देखेंगे कि बिल्कुल फिक्स रहेगा, आपको इतना टाइम मिलेगा, ठीक है, आपको इस तरह से बैठना है, आपका इस तरह की स्थिति रहेगी, तो उसमें हम कंट्रोल ग्रुप रहेगा जो, ठीक है, उनको कंट्रोल करके उनको पहले ही कुछ एक टर्म्स देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रकार का है। तो इसके बाद हमारा है सह संबंधात्मक अनुसंधान, जो है को रिलेशन रिसर्च। क्या रहता है, कई बार मनोवैज्ञानिकों के सामने ऐसी परिस्थितियां होती है जहां वे स्वतंत्र चर में हेरफेर नहीं कर सकते, जैसे यह जांचना कि भूकंप आने का लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध विधि जो को रिलेशन रिसर्च होता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य दो चरों के बीच संबंध की तीव्रता और दिशा को मापना होता है। कैसे मापते हैं, यहाँ देखेंगे। देखिए, जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, इसका जो मान है -1.00 से +1.00 के बीच होता है। तो यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहले पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है, धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो जब एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ता है, या एक के घटने पर दूसरा भी घटता है, जैसे पढ़ाई का समय बढ़ने पर परीक्षा के अंक। ठीक है, पहला चर क्या है हमारा, पढ़ाई का समय है, दूसरा क्या है कि परीक्षा के अंक भी बढ़ेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इसमें कोरिलेशन होगा। लेकिन ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, दो जो घटनाएं होती है, ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन रहेगा जब एक चर केवल बढ़ने पर दूसरा चर घटता है। जैसे एक चर बढ़ रहा है लेकिन दूसरा घट रहा है, जैसे टीवी का समय, हम ना वॉच टाइम बढ़ाते हैं टीवी का, या फिर, ठीक है, तो समय बढ़ने के साथ जो हमारा परीक्षा के अंक है वो कम हो जाएंगे क्योंकि हम परीक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो थर्ड हमारा रहता है शून्य से, ठीक है, ज़ीरो कोरिलेशन, शून्य सह संबंध, जब जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, जैसे व्यक्ति के जूतों के आकार और उसकी बुद्धि के बीच का संबंध, कोई संबंध नहीं है। जैसे बोलते हैं व्यक्ति के लिए 8 नंबर का जूता लग रहा है, बहुत लंबा है, चौड़ा है, लेकिन जो उसकी बुद्धि है, ठीक है, वो बहुत कम है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि बहुत ज़्यादा है, या फिर जूते का आकार बहुत छोटा है, छोटे बच्चे बहुत तेज़ होते हैं कई, ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, तो उनकी बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके दिमाग का, तो इसमें कोई पहले चर का दूसरे चर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा जो, ठीक है, फिफ्थ रहता है यहाँ सर्वेक्षण अनुसंधान है ये। ठीक है, सर्वेक्षण अनुसंधान में क्या, एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण अनुसंधान,
सर्वे रिसर्च में हम देखें कि जब बहुत कम समय में एक बड़े जनसमूह पॉपुलेशन जो बहुत बड़ा ठीक है पॉपुलेशन रहेंगी उस ठीक है पॉपुलेशन से उनकी राय दृष्टिकोण या विश्वास के बारे में जानकारी जुटानी हो तब सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, तब सर्वे रिसर्च होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग होता है। जैसे किसी चीज़ पे हम सर्वे करते हैं ठीक है, तो वो उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। सर्वे हम हमेशा एक चीज़ पे छोटी सी चीज़ पे नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा एक हमारा क्राइटेरिया रहता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इसके लिए तकनीक है क्या यूज़ करते हैं, प्रश्नावली जो रहती है ठीक है, क्वेश्चनरीज रहती है इसके लिए। तो यह प्रश्नों की एक पूर्व निर्धारित सूची होती है जिसे प्रतिभागी खुद भर कर देते हैं। यह मुक्त अंक ओपन एंडेड होती है ठीक है, या फिर बंद अंक क्लोज एंडेड हो सकती है ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले किसी को कोई प्रश्न देगा ठीक है, तो पूर्व सब एक जो ठीक है बहुत बड़े समूह के लोग हैं या 2-3 समूह हैं सबको दी जाएगी वो सेम सूची ठीक है। तो उसके आंसर जानेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा ये इसको इंटरव्यू बोलता है ठीक है। इंटरव्यू तकनीक जो रहती है साक्षात्कार रहेगा, तो उसमें हम इंटरव्यू लेंगे। तो साक्षात्कार जो रहता है तो इसमें यह शोधकर्ता और प्रतिभागी के बीच आमने सामने बैठकर ठीक है, तो ये आमने सामने जो इसमें बैठा जाएगा और आमने सामने बैठकर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा ठीक है। कि एक आमने सामने बैठकर की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण बातचीत है कि यह 2 प्रकार का होता है ठीक है। 2 प्रकार का किस तरह से होता है हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले होता है ठीक है संरचित स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें सवाल और उनका क्रम पहले से ही तय होता है। उनको बताया जाता है कि कुछ एक सवाल है, इस तरह का इसका क्रम है, आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, आपने इसका आंसर देना है ठीक है। एक रहता है आंसर ठीक है। तो असंरचित क्या रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू रहेगा इस जिसमें लचीलापन होता है और बातचीत के जो प्रवाह के अनुसार नए सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है। उसी टाइम कोई भी सवाल पूछ सकते हैं उनसे रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि पहले आपने जैसे कि अभी भी टीवी इंटरव्यूज़ देखे होंगे, न्यूज़ चैनल पे कई तरह के इंटरव्यू रहते हैं, या तो पहले से कुछ प्रश्न रहते हैं उनको बता दिया जाता है, वो बैक कैमरे पे पहले उनका ठीक है फिक्स रहता है। तो कुछ एक इंटरव्यू में ऐसे होता है कि कुछ भी एंकर कुछ भी पूछ सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे रहता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे। तो इस तरह का हमारा जो ये सर्वेक्षण अनुसंधान है ठीक है, सर्वे रिसर्च रहता है, इस तरह से हम सर्वे करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है लास्ट जो स्टडी रहेगा, ये केस अध्ययन रहेगा ठीक है। जो लास्ट अनुसंधान है ये रिसर्च, जो लास्ट रिसर्च है उसको कहते हैं केस अध्ययन, केस स्टडी। तो इसमें इस विधि में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था या किसी विशिष्ट घटना का बहुत गहराई से, विस्तार से और ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाता है। किसी ठीक है केस स्टडी लिया जाता है, जैसे कि कोई बीमार होता है, मान लो केस स्टडी, आप बीमार है हॉस्पिटल जाएंगे ठीक है, डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपकी क्या बीमारी है, उस पर वो एक केस स्टडी बनाएगा आपके बीमार, आपकी सारी चीज़ें, आपको पहले इससे पहले कभी इस तरह की बीमारी हुई है या फिर आपके ठीक है कोई ऐसी कोई घटना हुई है या आपका जो आपकी कोई मेडिसिन है इसके लिए लगी है पहले से ही, तो ये सब कुछ केस स्टडी में वो लिखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे मनोवैज्ञानिक इसके लिए व्यक्ति के बचपन के रिकॉर्ड, इंटरव्यू, मेडिकल रिपोर्ट और ठीक है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लेते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया इस तरह के रिकॉर्ड लेगा वो ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो है और जीन पियाजे, ये दोनों जो साइकोलॉजिस्ट थे ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक थे ये दोनों, इन्होंने अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए इसी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था ठीक है। किसका किया था इन्होंने, जीन पियाजे और सिगमंड फ्रॉयड ठीक है, इन्होंने किया था, जिन्होंने सिगमंड फ्रॉयड में ठीक है मनोविश्लेषण का थियोरी दिया था इन्होंने। तो ये भी इसी थियोरी पे डिपेंड करते हैं, इन्होंने केस स्टडी, सबसे ज़्यादा केस स्टडी का यूज़ किया है ठीक है अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए और विकसित करने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ठीक है। तो जो हमारा साइकोलॉजी का जो ये 12th का सेकंड चैप्टर है, इसका पार्ट बी में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसको कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप जो ये वीडियो है इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं आपके लिए किस तरह की ये जो जानकारियाँ वो जुटा पाऊँगी ठीक है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं।